यह क्लियोपेट्रा का अंत है। आशा है कि आप सभी को क्लियोपेट्रा और उसके वंश और जीवन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। हम और अच्छे महाकाव्य लेकर आएंगे। अब हम क्लियोपेट्रा के अंत में हैं। मार्क एंटनी का मामला इसके सबसे असाधारण उदाहरणों में से एक है। गैरकानूनी प्रेम की शक्ति अपने बहकावे में आकर शिकार को बहुत अंदर ले जाती है। खुले और मान्यता प्राप्त विनाश के जबड़े इतिहास रिकॉर्ड करता है। में समान मामले चरित्र आम जीवन में हजारों द्वारा होता है, लेकिन एंटनी का हालांकि शायद नहीं। दूसरों की एक बड़ी भीड़ की तुलना में अपने आप में अधिक हड़ताली सबसे अधिक है। विशिष्ट उदाहरण जो कभी मानव जाति के अवलोकन के लिए रखा गया है। प्रारंभिक जीवन में एंटनी उल्लेखनीय थे, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। कुछ के लिए चरित्र की बर्बर असभ्यता और एक कठोर और अदम्य लापरवाही के लिए इच्छा शक्ति इतनी महान कि यह असंभव प्रतीत होता था कि मनुष्य कुछ भी करने में सक्षम होना चाहिए। उसे वश में करो। वह इतनी ऊंची और अभीप्सा वाली महत्वाकांक्षा के भी वश में था। ऐसा लगता है कि इसकी कोई सीमा नहीं। अपने करियर के बिल्कुल बीच में और अपनी समृद्धि और सफलता की ऊंचाई पर महिला और उसकी कलाओं और आकर्षण से इतनी दब गई कि खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसका मार्गदर्शन करें और पूरी तरह से उसकी इच्छा पर खुद को उसके द्वारा संचालित होने दें। वह जो कुछ भी हो सकता था उसे विस्थापित कर देता है, जो उनके लिए महान और उदार था। दिल और द्वेष और क्रूरता के अपने स्वयं के सिद्धांतों के लिए स्थानापन्न करता है। वह अपनी महत्वाकांक्षा की सभी आग को बुझा देता है, मूल रूप से अपने उद्देश्यों में इतना शानदार। ऐसा लगता है कि दुनिया शायद ही इतनी बड़ी है कि वह इसका दायरा वहन कर सके, और इसके बजाय उदात्त जुनून उसकी आत्मा को निम्नतम, सबसे नीच और सबसे नीच के प्यार से भर देता है। सुख वह उसे हर सार्वजनिक विश्वास के साथ विश्वासघात करने के लिए प्रेरित करती है, खुद से दूर करने के लिए, अपने देशवासियों के स्नेह, दयालुता और सबसे क्रूरता को दूर करने के लिए, एक सुंदर और वफादार पत्नी की भक्ति, और अंत में इस पत्नी को निष्कासित करने के लिए, और उसके घर से उसका अपना वैध परिवार, और अब अंत में वह आचरण करती है एक के रूप में अपने कर्तव्य के क्षेत्र से सबसे कायरतापूर्ण और नीच उड़ान में उसे दूर। सैनिक वह हर समय जानता है कि वह उसे अपमानित करने के लिए जल्दी कर रही है। विनाश और फिर भी पूरी तरह से उसके नियंत्रण से टूटने की शक्ति के बिना। अदृश्य जंजीर जिस रोष के कारण एंटनी ने अपने बेड़े और सेना का परित्याग कर दिया। एक्टियम की लड़ाई उत्तेजित थी, साम्राज्य के उस हिस्से पर जो अधीन था। उसकी कमान चरम पर थी। इस तरह के लिए मामूली संभव बहाना नहीं था। एक उड़ान, उनकी सेना जिसमें उनकी सबसे बड़ी ताकत निहित थी, अप्रभावित रही, और यहाँ तक कि उसका बेड़ा भी पराजित नहीं हुआ था। जहाजों ने रात तक युद्ध जारी रखा। उनके कमांडर द्वारा उनके कारण के विश्वासघात के बावजूद वे पर थे। लंबाई तथापि वश में। सेना भी हतोत्साहित हो रही है और सब कुछ खो रही है। प्रतिरोध का मकसद भी उपज गया। बहुत कम समय में पूरा देश चला गया ऑक्टेवियस की तरफ। इस बीच क्लियोपेट्रा और एंटनी मिस्र में अपनी पहली वापसी पर थे, पूरी तरह से खुद के साथ, आतंक के साथ। क्लियोपेट्रा ने सभी के लिए एक योजना बनाई।
वह खजाना जो वह बचा सकती थी और एक निश्चित संख्या में गैलीलिया पर्याप्त थी। इन खजानों का परिवहन और दोस्तों की एक छोटी सी कंपनी ने किया। स्वेज के इस्तमुस के पार और लाल सागर पर लॉन्च किया गया ताकि वह उस दिशा में भाग सकते हैं और कुछ दूरस्थ छिपने की जगह और सुरक्षित खोज सकते हैं। ऑक्टेवियस के खूंखार की पहुंच से परे अरब या भारत के तट पर पीछे हटना शक्ति। उसने वास्तव में इस उपक्रम को शुरू किया और 1 या 2 को भेजा। इस्थमस के पार गैलीलिया पर अरबों ने पहुंचते ही उन्हें पकड़ लिया, उनके गंतव्य स्थान और उन लोगों को मार डाला या पकड़ लिया जिनके पास वे प्रभारी थे, ताकि इस हताश योजना को जल्द ही छोड़ दिया जाए। वह और एंटनी फिर अंत में खुद को अलेक्जेंड्रिया में स्थापित करने के लिए निष्कर्ष निकाला और तैयारी भी की, जैसा कि वे कर सकते थे ऑक्टेवियस के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए। एंटनी जब उसके आतंक का पहला प्रभाव कम हुआ तो वह पागल होने लगा। सभी मानव जाति के खिलाफ आक्रोश और आक्रोश। उसने निश्चय किया कि उसके पास होगा। क्लियोपेट्रा या उसके किसी दोस्त से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक चक्कर में चली गई। क्रोधित होकर और फरोस द्वीप पर एकांत स्थान में एक आश्रम का निर्माण किया, जहां वह एक समय के लिए रहता था, अपनी मूर्खता और अपने मनहूस भाग्य को कोसता और बोलता था। इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सबसे कड़वी निंदा। यहाँ समाचार एक के बाद एक उसके दल बदलने की सूचना देते हुए वह लगातार उसके पास आया करता था। सेनाएं यूनान और एशिया माइनर में उसके प्रांतों के पतन की और की अपरिवर्तनीय प्रगति जो ऑक्टेवियस अब सार्वभौमिक की ओर कर रही थी। प्रभुत्व उन पर लगातार आ रही इन आपदाओं की खबरों ने उन्हें बांधे रखा। आक्रोश और क्रोध के लगातार बुखार में अंत में वह अपने द्वेषपूर्ण एकांत एक प्रकार के मिलमिलाप से थक गया। उसके और क्लियोपेट्रा के बीच विवाद हो गया और वह फिर से शहर चला गया। यहाँ वह एक बार फिर क्लियोपेट्रा से जुड़ गया और एक साथ क्या इकट्ठा किया। उनके संयुक्त संसाधनों के बने रहने के बाद वे फिर से अपव्यय के जीवन में डूब गए और इसके विपरीत आनंद और शराब में डूबने के व्यर्थ प्रयास के साथ कड़वा पछतावा और चिंतित पूर्वाभास जो उनकी आत्मा को भर देते थे, वे उनके साथ शामिल हो गए। मौजमस्ती करने वालों की कंपनी को खुद के रूप में छोड़ दिया गया और इसके लिए बहुत मेहनत की। अपनी मजबूरी और अप्राकृतिक समलैंगिकता में अपनी परवाह छिपाते और छिपाते हैं। वे कर सकते, हालांकि इस उद्देश्य को पूरा नहीं करते। ऑक्टेवियस धीरे धीरे अपने में आगे बढ़ रहा था प्रगति, और वे अच्छी तरह से जानते थे कि उसके भयानक प्रतिफल का समय उन्हें शीघ्र ही आना चाहिए। न ही पृथ्वी पर कोई स्थान था जहां वे देख सके। अपनी प्रतिशोधी शत्रुता से इसमें शरण पाने की किसी भी आशा के साथ क्लियोपेट्रा भयानक भविष्यवाणियों द्वारा चेतावनी दी गई कि आखिर में क्या होगा। उसके भाग्य ने ज़हरों की प्रकृति का अध्ययन करने में खुद को खुश किया, सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से उनके साथ मनहूस कैदियों और बंदियों पर प्रयोग करना, जिसे उसने उन्हें लेने के लिए मजबूर किया ताकि वह और एंटनी देख सके प्रभाव जो उन्होंने उत्पन्न किए। उसने उन सभी जहरों का संग्रह किया जो उसने किया था, खरीद सकता था और उन सभी के हिस्से प्रशासित कर सकता था ताकि वह देख सके कि कौन सा अचानक थे और जो उनके प्रभाव में धीमे थे, और यह भी जाने कि किसका उत्पादन हुआ सबसे बड़ा संकट और पीड़ा, और जो दूसरी ओर केवल स्तब्ध और क्षमताओं को स्तब्ध कर दिया,
और इस प्रकार कम से कम आघात के साथ जीवन को समाप्त कर दिया। दर्द। ये प्रयोग ऐसे ही सब्जी और खनिज तक ही सीमित नहीं थे। जहर जैसा कि भोजन के साथ मिलाया जा सकता है या औषधि में प्रशासित किया जा सकता है। क्लियोपेट्रा जहरीले सांपों और सरीसृपों के काटने के प्रभाव में समान रुचि ली। उसने इन सभी जानवरों के नमूने लिए और उन्हें अपने कैदियों पर आजमाया, जिससे पुरुष उनके द्वारा काटे और काटे जाते हैं और फिर प्रभाव देखते हैं। ये जांच सीधे किसी व्यावहारिक उपयोग की दृष्टि से नहीं की गई थी, जो उसे इस प्रकार प्राप्त ज्ञान से बनाना था, बल्कि एक के रूप में सहमत व्यवसाय, उसके दिमाग को मोड़ने के लिए और एंटनी और उसके मेहमानों को खुश करने के लिए। रूपों और भावों में विविधता जिसे उसकी पीड़ा ने जहरीला बना दिया। पीड़ितों ने मान लिया, उनके कराहने, उनके रोने, उनके आक्षेप और मृत्यु से संघर्ष करते समय उनकी विशेषताओं की विकृतियां बिल्कुल ठीक प्रस्तुत की गई। तरह और उत्तेजना की डिग्री जो उसे अपने मन पर कब्जा करने और मनोरंजन करने के लिए चाहिए थी। हालांकि इन भयानक घटनाओं की प्रगति के दौरान एंटनी पूरी तरह से सहज नहीं थे। प्रयोग। क्लियोपेट्रा के लिए उनकी मूर्खतापूर्ण और बचकानी चाहत घुल मिल गई थी। ईर्ष्या, संदेह और अविश्वास, और वह इतना डर गया था कि क्लियोपेट्रा कहीं ऐसा न कर दे। चुपके से उसे जहर दे दिया कि वह बिना आवश्यकता के कभी भी भोजन या शराब नहीं लेगा, कि वह उसके सामने उसका स्वाद चखे। अंत में एक दिन क्लियोपेट्रा ने इसका कारण बना दिया। कुछ फूलों की पंखुड़ियों को जहर देने के लिए और फिर फूलों को उनमें भुना गया। पुष्पांजलि, जिसे एंटनी को रात के खाने में पहनना था, दावत के बीच में उसने खींच लिया। फूलों की पत्तियों को अपने स्वयं के पुष्पांजलि से हटा दिया और उन्हें चंचलता से डाल दिया। उसकी शराब, और फिर प्रस्तावित किया कि एंटनी को अपने चैपल के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए, और फिर वे रंग के साथ मिलावट करके, जैसा कि वह होना चाहिए, दाखमधु पिए और फूलों की सुगंध। एंटनी ने बड़ी तत्परता से इस प्रस्ताव में प्रवेश किया, और जब वह दाखमधु पीने ही पर था, तब उसने उसका हाथ पकड़ के उससे कह दिया कि इसे जहर दिया गया था। अब आप देखते हैं, उसने कहा, आपके लिए देखना कितना व्यर्थ है। मेरे खिलाफ, तुम्हारे बिना अगर मेरे लिए जीना मुमकिन होता तो कितना आसान होता। मेरे लिए तुम्हें मारने के तरीके और साधन तैयार करने के लिए, फिर उसके शब्दों को साबित करने के लिए। सच था, उसने एक नौकर को एंटनी की शराब पीने का आदेश दिया। उसने ऐसा किया और भयानक पीड़ा में उनकी दृष्टि के सामने मृत्यु हो गई। इस प्रकार क्लियोपेट्रा ने जहर की प्रकृति और प्रभाव पर जो प्रयोग किए, हालांकि व्यावहारिक परिणाम के बिना पूरी तरह से नहीं थे। क्लियोपेट्रा ने उनसे सीखा। ऐसा कहा जाता है कि सांप का काटना मौत का सबसे आसान और कम दर्दनाक तरीका था। उस जानवर के जहर का असर उसे जानवर की सुस्ती के रूप में दिखाई दिया। सेंसोरियम एक सुस्ती या स्तब्धता में बदल गया, जो जल्द ही मृत्यु में समाप्त हो गया, बिना दर्द का हस्तक्षेप। ऐसा लगता है कि यह ज्ञान उसने अपने दिमाग में रखा है। भविष्य के काम। क्लियोपेट्रा के विचार वास्तव में इस पर बहुत अधिक निपटाए गए प्रतीत होते हैं। समय उदास चैनलों में बहने के लिए, क्योंकि उसने खुद को बहुत अधिक व्यस्त कर लिया था। शहर के एक निश्चित पवित्र हिस्से में अपने लिए एक समाधि स्मारक का निर्माण। यह स्मारक वास्तव में कई साल पहले के अनुसार शुरू किया गया था, मिस्र के शासकों के बीच प्रचलित प्रथा के साथ के एक हिस्से को खपाने के लिए।
अपने स्वयं के मकबरों के निर्माण और सजावट में उनके जीवनकाल के दौरान उनका राजस्व। क्लियोपेट्रा ने अब अपने मन को नई रुचि के साथ अपने मकबरे की ओर मोड़ा। वह इसे पूरा किया, इसे सबसे मजबूत संभव बोल्ट और सलाखों के साथ प्रदान किया, और एक शब्द में लग रहा था कि इसे हर तरह से कब्जे के लिए तैयार कर रहा है। इस बीच ऑक्टेवियस ने खुद को सभी देशों का स्वामी बना लिया। जो पहले एंटनी के प्रभाव में था, अब आगे बढ़ा, किसी से नहीं मिला। उसका विरोध करो, एशिया माइनर से सीरिया तक और सीरिया से मिस्र की ओर। एंटोनी और क्लियोपेट्रा ने एक प्रयास किया, जबकि वह इस प्रकार आगे बढ़ रही थी। अलेक्जेंड्रिया उस तूफान को टालने के लिए जो उन पर आसन्न था, एक भेजकर शांति की कुछ शर्तों के लिए पूछने के लिए दूतावास। एंटनी ने प्रस्तावित किया, इस दूतावास में अपने विजेता को सब कुछ इस शर्त पर देना कि उसे अनुमति दी जा सकती है क्लियोपेट्रा के साथ एथेंस में बिना छेड़छाड़ के सेवानिवृत्त होने के लिए और खर्च करने की अनुमति दी। उनके शेष दिन वहीं शांति से रहे और मिस्र का राज्य हो सके। उनके बच्चों के लिए उतरो। ऑक्टेवियस ने उत्तर दिया कि वह उसके साथ कोई शर्त नहीं रख सकता। एंटनी हालांकि वह किसी भी बात के लिए सहमति देने को तैयार थे जो उचित था। क्लियोपेट्रा की ओर से संदेशवाहक जो इसे लेकर ऑक्टेवियस से वापस आया था, क्लियोपेट्रा के साथ निजी साक्षात्कार में कुछ समय बिताया। यह जगाया एंटनी की ईर्ष्या और गुस्सा। उन्होंने तदनुसार दुर्भाग्यपूर्ण दूत को आदेश दिया, कोड़े मारने के लिए, और फिर ऑक्टेवियस को वापस भेज दिया गया। सभी घावों से लथपथ थे। ऑक्टेवियस को यह कहने का आदेश देता है कि यदि वह अपने एक नौकर को इस प्रकार रखने से नाराज है, दंडित वह एंटनी के एक नौकर जो था को कोड़े लगाकर खुद का बदला ले सकता है। फिर जैसा कि ऑक्टेवियस की शक्ति में लंबे समय तक अचानक अलेक्जेंड्रिया में खबर पहुंची कि ऑक्टेवियस प्रकट हुआ था पेलुसियन के सामने, और यह कि नगर उसके अधिकार में आ गया था। अगली वस्तु, एंटनी और क्लियोपेट्रा अच्छी तरह से जानते थे कि वे उन्हें फाटकों पर देखेंगे। अलेक्जेंड्रिया का न तो एंटनी और न ही क्लियोपेट्रा के पास उसका विरोध करने का कोई साधन था। प्रगति और वहां कोई जगह नहीं थी जहां तक वे उड़ सकें। कुछ नहीं करना था, लेकिन प्रतीक्षा करने के लिए व्याकुलता और आतंक में निश्चित और अपरिहार्य कयामत जो थी अब इतने करीब। क्लियोपेट्रा ने अपना सारा खजाना इकट्ठा किया और उन्हें अपनी कब्र पर भेज दिया। इन खजाने में सोने, चांदी, कीमती पत्थरों के बड़े और मूल्यवान भंडार शामिल थे। उच्चतम मूल्य के वस्त्र और हथियार और उत्तम के बर्तन, कारीगरी और महान मूल्य, मिस्र के राजाओं की वंशानुगत संपत्ति। उसने मकबरे में भारी मात्रा में सन, तोप, मशालें और भी भेजी। अन्य रहनशील ये उसने स्मारक के निचले अपार्टमेंट में संग्रहित किए। अपने और अपने खजाने को एक साथ जलाने के हताश दृढ़ संकल्प के साथ रोमियों के हाथों में पड़ने के बजाय। इस बीच ऑक्टेवियस की सेना ने लगातार अपना मार्च जारी रखा। पेलुसियन से अलेक्जेंड्रिया तक का रेगिस्तान। रास्ते में ऑक्टेवियस ने सीखा के माध्यम से शहर के भीतर से उसके साथ संचार में एजेंट क्या थे। क्लियोपेट्रा ने अपने खजाने को नष्ट करने के लिए जो व्यवस्था की थी, जब भी खतरा उसके हाथों में पड़ने का आसन्न हो जाना चाहिए, वह अत्यंत अनिच्छुक था कि यह खजाना खो जाए। इसके आंतरिक के अलावा मूल्य, यह उसके लिए अत्यधिक महत्व की वस्तु थी जिसके लिए इसे प्राप्त करना था।
अपनी विजय की ट्रॉफी के रूप में इसे रोम ले जाने का उद्देश्य। वह तदनुसार क्लियोपेट्रा को गुप्त दूत भेजे, उसे एंटनी से अलग करने का प्रयास करते हुए, और उसके मन में इस पेशे को भरने के लिए कि वह उसके लिए केवल दोस्ती महसूस करता है और केवल एंटनी का पीछा करते हुए उसे कोई चोट पहुंचाने का मतलब नहीं था। जब ऑक्टेवियस आगे बढ़ रहा था तब बातचीत दिन-ब-दिन जारी थी, पर अंत में रोमन सेना अलेक्जेंड्रिया पहुंची और उसे हर तरफ निवेश किया। जैसे ही ऑक्टेवियस शहर की दीवारों के नीचे अपने शिविर में स्थापित हुआ, एंटनी ने एक रैली की योजना बनाई और वास्तव में उन्होंने इसे काफी ऊर्जा और के साथ निष्पादित किया। सफलता। वह अपने जैसी शक्तिशाली सेना के नेतृत्व में अचानक फाटकों से निकला, आदेश दे सकता था और ऑक्टेवियस के घुड़सवारों के एक शरीर पर हमला कर सकता था। वह सफल हुआ। इन घुड़सवारों को उनके स्थान से दूर खदेड़ दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। अपनी बारी और शहर को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लड़ते हुए वह भाग गया, उसे वापस मारने के लिए पीछा करने वाले। वह इस मुठभेड़ की सफलता से बेहद खुश थे। वह आया। एनिमेशन और खुशी से भरे चेहरे वाली क्लियोपेट्रा ने उसे अपने में ले लिया, हथियार और उसे चूमा, सभी युद्ध के लिए जैसे वह थे और बहुत डींग मारते थे। उसने जो कारनामा किया था, उन्होंने इसकी भी ऊंचे शब्दों में प्रशंसा की। उन अधिकारियों में से एक की वीरता जो उसके साथ लड़ाई के लिए निकले थे और जिसे वह अब क्लियोपेट्रा को पेश करने के लिए महल में लाया था, क्लियोपेट्रा ने पुरस्कृत किया। सोने से बने कवच के शानदार सूट के साथ वफादार कप्तान का कौशल। हालांकि इस पुरस्कार के बावजूद उस व्यक्ति ने उसी रात एंटनी को छोड़ दिया और शत्रु के पास गया। एंटनी के लगभग सभी अनुयायी उसी में थे। मन की स्थिति। वे खुशी खुशी ऑक्टेवियस के शिविर में चले जाते यदि उन्हें ऐसा करने का अवसर मिल सकता था। वास्तव में जब अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी तो उसका भाग्य एक भव्य द्वारा तय किया गया था। बेड़े में दलबदल जो ऑक्टेवियस की तरफ एक शरीर में चला गया। एंटोनी दिन के संचालन की योजना बना रहा था और के आंदोलनों की टोह ले रहा था। दुश्मन एक ऐसी प्रतिष्ठा से जिस पर उसने पैर के शरीर के सिर पर कब्जा कर लिया। सैनिक सभी भूमि बल जो अब उसके पास बने रहे और देख रहे थे। जिस प्रतिष्ठा पर वह खड़ा था, बंदरगाह की ओर उसने एक हलचल देखी। वे ऑक्टेवियस के जहाजों से मिलने जा रहे थे जो उनसे बहुत दूर नहीं लंगर पर झूठ बोल रहे थे। एंटनी का मानना था कि उनके पोत दुश्मन के उन पर हमला करने जा रहे थे और उसने देखा कि वे क्या शोषण करते हैं, प्रदर्शन करेंगे। वे ऑक्टेवियस के जहाजों की ओर बढ़े और जब वे मिले, उन्हें एंटनी ने अपने पूर्ण विस्मय के लिए देखा कि उग्र के बजाय मुकाबला जिसे उसने देखने की उम्मीद की थी, जहाजों ने केवल दोस्ताना आदान प्रदान किया। अभिवादन प्रथागत नौसैनिक संकेतों के उपयोग द्वारा और फिर उसके जहाज गुजरते हुए चुपचाप गोल दूसरे बेड़े की तर्ज पर अपना स्थान ले लिया। दो बेड़े इस प्रकार विलीन हो गया था और एक में विलीन हो गया था। एंटनी ने तुरंत फैसला किया कि यह क्लियोपेट्रा का राजद्रोह था, उसने बनाया था। ऑक्टेवियस के साथ शांति, उसने सोचा, और बेड़े में से एक के रूप में उसे सौंप दिया। इसकी शर्तें। एंटनी पूरे शहर में दौड़े, यह चिल्लाते हुए कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, और गुस्से में महल की तलाश की।
क्लियोपेट्रा अपनी कब्र में भाग गई। उसने अंदर ले लिया उसके एक या दो परिचारकों के साथ और दरवाजे को बंद कर दिया और सुरक्षित कर दिया। भारी कैच और स्प्रिंग्स के साथ बंधन जो उसने पहले बनाया था तैयार। तब उसने अपनी स्त्रियों को उस द्वार से पुकारने का निर्देश दिया जो उसके पास था। कब्र के भीतर खुद को मार डाला। उसकी मृत्यु का समाचार एंटनी को दिया गया। इसने उनके क्रोध को शोक में बदल दिया और निराशा। उसका दिमाग वास्तव में अब पूरी तरह से संतुलन और नियंत्रण हो चुका था और यह सबसे अधिक के साथ एक तूफानी जुनून के प्रभुत्व से दूसरे में चले गए। सन की सुविधा। वह दुहक के सबसे कड़वे भावों के साथ रोया। शोक उन्होंने कहा, क्लियोपेट्रा की मौत इतनी नहीं है क्योंकि उसे जल्द ही पालन करना चाहिए और उसके साथ शामिल हो इस तथ्य के रूप में कि उसने साहस में खुद को उससे इतना श्रेष्ठ साबित कर दिया था। अंत में इस प्रकार आत्मविनाश के कार्य में उसका अनुमान लगाने में वह इस समय महल के एक कक्ष में था जहां से वह भाग गया था। मायूस था और आग के पास खड़ा था क्योंकि सुबह ठंडी थी। उनका एक पसंदीदा था, इरोस नाम का दास जिस पर वह बहुत भरोसा करता था और जिसे उसने अपने घर में ठहराया। शपथ बहुत पहले कि जब भी उसके लिए मरना आवश्यक हो इरोस उसे मार देना चाहिए। यह इरोस उसने अब उसे बुलाया और उसे बताया कि समय आया था उसे तलवार लेने और प्रहार करने का आदेश दिया। इरोस ने तलवार ले ली जबकि एंटनी उसके सामने खड़ा हो गया। इरोस ने अपना सिर घुमा लिया। एक तरफ मानो वह चाहता है कि उसकी आंखों से वह काम न देखा जाए जो उसके हाथों में था। प्रदर्शन करने वाले, परंतु अपने स्वामी को छेदने के बजाय उसने उसमें डुबकी लगा दी। अपनी छाती में एंटनी के पैरों पर गिर गया और मर गया।